संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। लिसन हियर। भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हम प्रस्तुत पाठ में करेंगे। प्रस्तुत पाठ मतलब इस पाठ में हम उसका अध्ययन करेंगे। अभी क्या ये प्रश्न तुम्हें भी अनुभव हुए हैं? संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं, परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं? संसदीय शासन प्रणाली को अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? आप सभी भी ये सारे क्वेश्चन आप सभी देखे रहेंगे, कहीं ना कहीं इस चीज को सुने भी रहेंगे, और सुने रहेंगे तो उस क्वेश्चन आप याद तो किए नहीं रहेंगे, भूल गए रहेंगे। तो आज हम उसी चीज को सारी चीज इसमें देखेंगे। उपयुक्त उल्लिखित कुछ प्रश्नों से हमारे ध्यान में आता है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। क्या है? प्रत्येक प्रदेश की शासन प्रणाली एक दूसरे देश से भिन्न है। अलग अलग देश पे अलग अलग शासन प्रणाली है और वहाँ की शासन प्रणाली एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षेप में विस्तार से हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? शासन प्रणाली में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य होता है, मतलब काम किया जाता है। कार्यकारी मंडल उन कानूनों की प्रत्यक्ष रूप में कार्यवाही करता है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करता है और संविधान द्वारा इन तीनों अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएं तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला? न्यायपालिका न्याय दिलाता है और संविधान में क्या किया जाता है? अंगों, कार्य, उनके विचार, अधिकार क्षेत्र के सीमाएं, इन तीनों के ऊपर संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ये संबंध किस स्वरूप के हैं, इस पर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है। किसका निश्चित होता है? शासन संस्था मतलब उस क्षेत्र का अध्ययन हम करते हैं। इसके आधार पर शासन प्रणाली के बने मुख्य दो दिखाई देते हैं। शासन प्रणाली के कितने प्रकार दिखाई देते हैं? दो। एक संसदीय शासन प्रणाली और एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ठीक है। संसदीय मतलब लोगों के द्वारा, अध्यक्षीय मतलब एक कोई चुना जाता है, उसके अध्यक्ष में काम किया जाता है। अब देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित है। कहाँ पे विकसित है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। अलिखित मतलब उसको हम गिन नहीं सकते, न उसकी कोई समय सीमा है। आज भी वहाँ के शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। पार्लियामेंट भी वहाँ की उत्क्रांत संस्था है। जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ की भी क्या है? उत्क्रांत संस्था है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है। जो पार्लियामेंट है उसी के नाम के आधार पर पार्लियामेंट्री एक क्या है? संस्था वहाँ पे योगदान के रूप में मानी जाती है। भारत में इस शासन प्रणाली को हमने संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है। किसके रूप में? संसदीय शासन प्रणाली के रूप में उसको हम स्वीकार किए हैं, उसको हम जानते हैं। अर्थात इंग्लैंड की
संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप में समानता पाई जाती है। इस तरीके से वहाँ क्या है, एक समान, दूसरों में समानता, सब मिलजुल के वहाँ पे रहते हैं और सब में एक सम दिखाई देता है। परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली भिन्न है। किसके आधार पर? संस्थात्मक उद्देश्य के आधार पर भारतीय शासन प्रणाली भी उसमें भिन्न है, मतलब अलग अलग है। संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताओं की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब उसके बारे में हम देखेंगे क्या इसमें बताया जा रहा है। संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है। केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। किसको? केंद्रीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? विधान मंडल को संसद कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर एक संसद निर्माण होता है। अब क्या क्या भारत में जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक संसद का निर्माण किया जाता है। संसद की लोकसभा के प्रतिनिधित्व को चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ये सारे चीज किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा किया जाता है। इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है और यहाँ की जो जनसंख्या होती है उसके ऊपर ही उनकी चुनाव किया जाता है और उनका संख्या भी निर्धारित रहता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। समयावधि मतलब ये सारी चीजों का क्या है, एक समय सीमा निश्चित किया गया है और उन समय सीमा के पूर्ण होने के बाद एक चुनाव किए जाते हैं। इन चुनावों में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। इन चुनावों में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं उस दल को बहुमत प्राप्त दल माना जाता है। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। जो चुनाव में सहभागी होता है और उसको बहुमत प्राप्त होता है उसी को क्या करता है? बहुमत प्राप्त सरकार, बहुमत ही उसको क्या करता है? उसी को क्या करता है? सरकार उसको बहुमत देता है, उसी को सरकार बनाता है। कई बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है। क्या होता है? बार बार चुनाव होने के बाद मतलब एक लोग को ही बहुमत नहीं प्राप्त होता है। ऐसे समय कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं। इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग होते हैं कई बार मतलब बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, तब क्या होता है कि सब लोग मिलकर क्या करते हैं? एक गठबंधन सरकार बनाते हैं। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं और वो क्या होते हैं? विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं और उनको बनाए लोग, जनता उनको चुनती है। और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है वह दल सरकार बना सकता है और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो क्या कर सकता है? एक अपना नेता चुन सकता है, यानी सरकार बना सकता है। उसके हाथ में उतनी पावर आ जाती है कि वो दूसरों को अपॉइंटमेंट कर सकता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और जिस दल में क्या होता है? बहुमत प्राप्त होता है उस दल का क्या होता है? एक प्रधानमंत्री बन जाता है और वह अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री पदों के लिए चुनाव करता है और वो प्रधानमंत्री क्या करता है? वो मंत्री पद का चुनाव भी करता है। प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल है। संसदीय शासन प्रणाली में सहकारी मंडल पर दोहरा दायित्व रहता है। कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन
करना पड़ता है। वे विधान मंडल के सदस्य भी होते हैं, अतः उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्वों को भी निभाना पड़ता है। और जो सारे वो विधानमंडल में कार्य किए जाते हैं वही सारी चीजें क्या करते हैं, जो राजनीतिक वहाँ पे होती है वही सारी चीजें आकर जनता के में भी ये प्रस्तुत करते हैं और लोगों को वही चीज बताते हैं और उसी बेस से लोग सरकार चलाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों विधान मंडल के प्रति उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है। क्या कहता है कि जो मंत्रिमंडल है वो विधानमंडल के अधीन में मतलब उसके निरीक्षण में ही वो अपना शासन चलाता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायित्व शासन प्रणाली कहा जाता है। अब यहाँ पे आप सभी को समझ में आया कि किसको क्या कहा जाता है, उत्तर शासन प्रणाली किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायित्व प्रणाली शासन प्रणाली कहा जाता है। आगे देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है। जो विभाग का निर्णय होता है वही राज्य का निर्णय क्या करते हैं, उसी को हम मान लेते हैं। इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। उसे प्रत्यक्ष रूप में कैसे लाया जाता है यह हम सुधारण अगले 2 पाठों में देखेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जो उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का है वो सारी चीजें क्या है, अगले हम 2 लेसन में, इसके आने वाले 2 लेसन में हम उस चीज को पढ़ेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल के विश्वास पर टिका रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल को विधानमंडल का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद बना रहता है। जब तक वो सारे समर्थन में रहते हैं, उनके सहयोग में रहते हैं, तब तक उनका क्या रहता है, मंत्रिमंडल का पद बना रहता है, कोई उसे हटा नहीं सकता है। यदि विधानमंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार नहीं कर रहा है तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित कर सकता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यह विधानसभा में मंत्रिमंडल के पद पर अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि मंडल के विधि के अनुसार जो उसके कार्यकारी नियम कानून होते हैं उसके द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। करने की उनके अंदर क्षमता होती है और सत्ता से उनको हटा भी सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव निर्णय रखने का एक प्रभाव साधन है। क्या है, उनके ऊपर एक प्रभाव साधन मतलब प्रेशराइज वाला एक कार्य सौंपा जाता है। आगे देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में संसद अथवा विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसको किसको, संसदीय शासन प्रणाली को संसद अथवा विधानमंडल को संसद और विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मतलब उच्च माना जाता है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं। लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, संसद द्वारा। और उनके सारे लोगों के जो भी समस्याएं होती हैं उस संसद उसका निर्धारित करता है। संसद लोगों के प्रतिनिधियों का सदन होने के कारण और नेता और जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्यक्त करने के कारण संसद का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए संसद का जो स्थान है सबसे उच्च माना जाता है
और उसको अधिक दर्जा दिया जाता है। अतः इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली इसको माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया? अब क्वेश्चन आ गया, संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया, तो अब आपको आंसर आगे मिलेगा। क्या है? भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया और उसके कुछ कारण हैं। अब उसको स्वीकार किया, लेकिन किस कारणवश स्वीकार किया वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। ब्रिटिश के शासनकाल में भारत के संसदीय संस्थाओं को निर्मित हुई। कभी ब्रिटिश के शासनकाल में भारत की निर्मित हुई। ब्रिटिशों ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना शुरू किया। संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है। फलतः इस प्रणाली का भारतीयों को परिचय हुआ। किसको परिचय हुआ? भारत के लोगों को इसका क्या हुआ? ज्ञान हुआ और उससे वो रूबरू हुए और उनकी जान पहचान किए। संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा भी हुई थी। क्या है? संविधान सभा में जो सभा होती है उसमें क्या है? उसमें ब्रिटिश के जो कारनामे थे, उसके जो कार्य थे, उस पे क्या हुए? बहुत सारे उसमें उनकी चर्चाएं हुई। मतलब उनकी बहुत बड़ाई भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। अभी संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए गए हैं। इस तरीके से उसमें क्या है? परिवर्तन भी किए गए और लोगों को बताए गए। अब संसदीय शासन प्रणाली में किस तरीके से चर्चाएं होती थी, बात विमर्श होते थे, उन सारी चीजों को भी हम उसको हम जानेंगे और किस तरीके से उसमें परिवर्तन हुए, किस तरीके से लोग उसमें वाद विवाद करते थे, उसको हम देखेंगे। परिचर्चाओं को बड़ा अवसर रहता है। संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है। इस चर्चा में विरोधी दलों के सदस्यों भी सहभागी होते हैं। सही मुद्दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना, प्रश्नों को ध्यानपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य विरोधी दल कर सकते हैं। जो उसमें निहित दोष होते हैं, शासन नीति होते हैं, वो क्या होते हैं? विपक्षी दल होते हैं, उसमें क्या करते हैं? उसमें कार्य कर सकते हैं। इससे संसद को अधिक निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव होता है। और इस तरीके से जो उसमें संसद होता है उसमें निर्दोष सक्षम कानून, जो कानून लोगों के दायरे में रहता है, जो कानून को लोग बताते हैं, उस चीज को हमें संभव करना भी आसान पड़ता है। शासन चलाने की एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है। अमेरिका में इस तरह क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। जैसे अभी अमेरिका में जो वहाँ के जो उसको चला रहे हैं, जो शासन व्यवस्था को देख रेख कर रहे हैं, उस चीज को शासन प्रणाली में आते हैं। यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली में भिन्न है और वहाँ के जो शासन प्रणाली है वो सारे जगह से वो भिन्न है। विधान मंडल में कार्यकारिणी मंडल निर्लिप्त रहता है और जिसमें कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? सारे जनता द्वारा। जो जनता जिसको वोट देते हैं उनके द्वारा, जिसका वोट ज्यादा रहता है उसी को ही उसी को सरकार बनाया जाता है। इस प्रणाली को ही अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। शासन संस्थाओं के तीनों अंग इस प्रणाली में एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं और क्या होते हैं? ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब
एक दूसरे से मतलब किसी भी तरीके से बात विमर्श नहीं होता है और आपस में वो क्या स्वतंत्र मीन्स फ्री, मतलब किसी पे उनके ऊपर दबाव नहीं रहता है, परंतु उनके कार्यों के एक सूत्रता हो रहेगी। इसके लिए आवश्यकता पारंपरिक संबंध भी रहते हैं। अमेरिका ने इस शासन प्रणाली को अंगीकार किया है। इस शासन प्रणाली को भी भिन्न विशेषताएं दी गई। अब देखते हैं क्या क्या सारी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विशेषताएं बताई गई। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर? विधानमंडल और कार्यकारी मंडल इस एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, निर्भर नहीं रहते हैं। विधानमंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है और राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। दोनों क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्ष और विधानमंडल का चुनाव दोनों जनता द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्र अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं, क्या होते हैं? वो मुख्य माना जाता है और उनके कानून का कार्यान्वयन करने के साथ साथ अन्य अधिकार भी उन्हें प्राप्त किया जाता है और उन्हें कानून भी दिया जाता है, उन्हें अधिकार दिया जाता है, उसके ऊपर ही वो अमल करते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पर निरंतर रखने की उत्तरदायित्व पद्धति में शासन चलाया जा सकता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे मिलजुल कर अपना शासन को क्या करते हैं? चलाते हैं। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणालियों फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में विभिन्न देशों अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंबन करती हुई दिखाई देते हैं। अगले पार्ट में हम भारतीय संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और भूमिका आदि का अध्ययन करेंगे। इस तरीके जो सारे अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में सारी चीजें भिन्न सारी चीजें बताई गई हैं, किस तरीके से किसमें सारे कार्य किए जाते हैं। इस लेसन में हम इस तरीके से कुछ जानकारी प्राप्त किए और हमें इस लेसन में किस तरीके से किसको हम चुनते हैं वो सारी बातें भी इसमें बताई गई।